तो प्यारे बच्चों, हाँ चुप हो जाओ बच्चों प्लीज। मैं कह रहा था कि कल मैंने पूर्णिया सर से डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा कि सर पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो बेसिकली हो चुका है आप लोगों का, तो उसमें और 5-6 क्लास बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ ये जरूर है, उसमें कोई क्वेरीज हो तो आप लोग जरूर मुझे पूछोगे और हम जैसे एक प्लान कर लेते हैं। आपने उसका क्वेश्चन बैंक ट्राई किया क्या? एक्सरसाइज ट्राई किए हो? तो ऐसा करते हैं, सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। सुनो बच्चों, सुनो केयरफुली सुनो, सब चुप हो जाओ प्लीज, सब चुप हो जाओ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे कल आप लोग का टेस्ट है क्या? ठीक है, तो एक काम करो, मंगलवार तक, ठीक है, आप जो पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 3A है, ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लो ट्यूसडे तक, ठीक है। तो जितने भी उसमें क्वेश्चन है आप एक बार जो भी आपने पढ़ा है उसको ट्राई कर लो आप, ठीक है। फिर मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा कि उसमें कौन से कंसेप्ट है, किस क्वेश्चन में नहीं आ रहा, या मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पिक करूंगा जो कि कंसेप्चुअल है। देखो बच्चों, सबसे मेन काम आपका होता है, मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले ना ये 3A और 3B ट्राई करना, ठीक है। और इन्हीं जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को इसे आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार आपको ट्राई करना है। देखो एक कुछ क्वेश्चन होते डायरेक्ट हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मानो 60 क्वेश्चन है इसमें, उसमें आपको करीब 15 क्वेश्चन ऐसा दिखेगा कि एक बार में नहीं हुआ या हो भी गया तो लेकिन काफी मुश्किल लगा, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जो कि नहीं हुआ। तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन स्पेशली मैं पकड़ लूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेंगे इस एक्सरसाइज में से, ठीक है ना। तो उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उन क्वेश्चन को बच्चों याद रखना, ये स्ट्रेटेजी हमेशा अपनाना। आपने 3A 3B किया कोई भी चैप्टर का, जो नीट वाले क्वेश्चन है उसमें से देखना 60 एवरेज में 40 50 60 क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप सिंसियरली अटेंड करना। उसमें देखना 60% इजीली निकल जाएंगे, बहुत इजीली। बाकी जो बच्चे 30% वो भी एक अटेंड में हो जाएगा। 10% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको वास्तव में टिपिकल लगेगा। टिपिकल जो लगेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, आपने सॉल्यूशन लिख लिया, उसके बाद उसे कम से कम 3 बार सॉल्यूशन देखकर लिखोगे आप, तब जाके वो कंसेप्ट आपका इम्बाइब होगा। समझ रहे हो? तो चलो हम ऐसा करते हैं, मंगलवार तक जो होमवर्क मैंने दिया वो कर लेना। प्रथम चैप्टर का 3A एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करके रखना, सिंसियरली करना बच्चों, ठीक है। और आज जो है मैं पोटेंशियल चैप्टर फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बेकार देखो समय व्यर्थ करने का क्या फायदा, क्योंकि हो सकता है कि क्रंच की वजह से हम जो आखिर के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे सुनो, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया। अब मॉडर्न फिजिक्स में हो सकता है कि हड़बड़ी में हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर हड़बड़ी में कर दिए, जबकि उसमें से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो? नहीं, सर ने मुझे कहा कि आप सर ऐसा करें, जो मैंने उनसे डिस्कस किया कि 3-3 दिन, बोला नहीं सर, उन्होंने सही कहा। हालांकि मैंने भी रियलाइज किया कि सर जब तक एक फ्लो में हम नहीं चलेंगे तो 11-12 का फ्लो मिसमैच हो जाएगा। तो सर ने सही राय दिया है, उन्होंने कहा कि सर आप एक काम करें, आप 12 को पुल कर लीजिए, 12 वाला, क्योंकि 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी भी खत्म हो जाएगा वो। देखो 12 ज्यादा मार्क फिचिंग है, आप जानते हो, प्रीवियस क्लास ही मैंने कहा था, तो उसको पहले हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 11 का जो बचा है आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलो बहुत अच्छी बात है, आज हम जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, है ना। विद्युत विभव तथा संधारित्र, है ना, यानी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला पड़ाव आप जानते ही हो, पोटेंशियल पढ़ना होता है।
और दूसरे पड़ाव में हमें संधारित्र पढ़ना होगा। तो प्यारे बच्चों, विद्युत विभव तथा संधारित्र विद्युत विभव तथा, अब ये बात तो आप भी जानते हो प्यारे बच्चों कि मेनली हम नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अब जो क्लास 12 में जो डिटेल डेरिवेशन वगैरह हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उस डेरिवेशन में जो फंडे है वो जरूर चाहिए हमें, समझ रहे हो। बाकी मेनली एप्लीकेशन पार्ट। और हमेशा ध्यान रखना एक बात का कि जो एक्सरसाइज 3A है, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन है, आपको अपना प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द में रखना है। थोड़ा सा उससे ऊपर चलेगा, लेकिन फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। जैसे विद्युत विभव की बात करें या घूर्णन गतिकी की बात करें, वो इतने बड़े चैप्टर है, उसमें मतलब कोई टीचर 6 महीने पढ़ा सकते हैं एक चैप्टर। हाँ, एक ही जब 6 महीने पढ़ा सकते हैं कि फंडे, ये फंडा, वो फंडा, ये वो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हमें बिल्कुल अपना फोकस प्रिपरेशन करना, ठीक है। और वास्तविक बात यह है बच्चों, देखो शायद पहले दिन ही मैंने तुम लोगों को कहा था कि हर एक चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसे मैं पर्टिकुलरली प्रोफाइल कहता हूं। जैसे कि ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम 30 प्रोफाइल बनेंगे। अब आप चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक का 200 क्वेश्चन लगाओ या 500 क्वेश्चन, वो जो 30 या 20 प्रोफाइल होंगे उसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप एक प्रोफाइल जानते होंगे कि किसी संधारित्र में जो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और एक स्लैब को हम इसके भीतर प्रवेशित कर रहे हैं। अब उसका फंडा हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन उसी के इर्द गिर्द में तो हम 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। कभी आवेश पूछ लिया, कभी बताया गया प्रतिशत परिवर्तन पूछ लिया, कभी बता दिया ऊर्जा में परिवर्तन बताओ, कभी विभव ये हुआ, फिर हमने कहा कि इस वेग से हमने प्रवेशित किया। मतलब इधर उधर के करके उसी फंडे, लेकिन मेन फंडा हमें दिमाग में होना चाहिए कि क्या होता है बेसिकली। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। तो हमेशा मान लो पूरे जो आपका नीट का सिलेबस है ना, उसमें 300 प्रोफाइल होते हैं, ज्यादा नहीं, 300 प्रोफाइल होते हैं। और 300 प्रोफाइल अगर कोई प्रिपेयर कर ले तो उसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब मैं चाहूं तो तुम्हारे 1 महीने में कोर्स खत्म कर दूं, ले भैया 300 क्वेश्चन ये कर लो बिंदास। और उसको आप चैलेंज करने की कोशिश करोगे, नहीं सर आप पुराने पेपर ढूंढोगे, एक भी प्रोफाइल उससे बाहर नहीं है, तो फिर अगले पेपर में आप लोगों से वही आएगा, है ना। तो प्रोफाइल्स हम जैसे एक्सपीरियंस टीचर हमें पूरा पता है कि क्या क्या प्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा डीपली, हालांकि मॉड्यूल्स में भी मैंने देखा, और हर मॉड्यूल में क्या होता है, कुछ हाई लेवल क्वेश्चन या इधर उधर क्वेश्चन होते हैं जो कि कभी आते नहीं। वो तो एक टाइप का शक्ति प्रदर्शन है, ठीक है हम कर रहे हैं वो माहौल बनाने के लिए, समझ रहे हो। ऐसे नहीं, हमें बिल्कुल स्पेसिफिक रखना है। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका स्पीड और एक्यूरेसी। क्वेश्चंस को करोगे, देखो पहले जब आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, आप अलाउड हो कि आप 5 क्वेश्चन आधे घंटे में करो, आप अलाउड हो 5 क्वेश्चन 1 घंटे में करो, आप अलाउड हो। लेकिन जब आप फाइनल लैप में आओगे, जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया, मतलब यू आर रेडी टू टेक द नीट, आप रेडी हो। मान के चलो एक चैप्टर की बात करें, प्रक्षेप्य गति, वो तो आपने पढ़ लिया बहुत दिन पहले। अब प्रक्षेप्य गति चैप्टर अगर पढ़ लिया, उसके फॉर्मूले, उसके मॉड्यूल लगाए या सर को क्वेरी पूछ लिया, सारा कर लिया, मतलब आपसे हम उम्मीद करेंगे आप अभी तैयार हो उस चैप्टर में। लेकिन होता क्या, जब आप प्रिपेयर करते हो, सर चैप्टर जैसे होते जा रहा है ना, पीछे के भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है बच्चों, हर 15 दिन में आपको एक प्लानिंग करना है, मतलब
15 दिन में आपको 2 चैप्टर फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए। और एक चीज मैं आपको सजेशन दूंगा, आप देखना बहुत फायदा करेगा ये, बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे जो भी नोट्स लिख रहे हो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स की बात करो तो हर एक चैप्टर का मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा लाके। हर एक चैप्टर का जो जिस्ट होता है, मेन फॉर्मूले और मेन फंडे, जैसे कि प्रक्षेप्य गति की बात करें, क्षैतिज परास का फॉर्मूला, क्षैतिज परास महत्तम के लिए कंडीशन क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा में क्षैतिज परास उभयनिष्ठ प्राप्त होता है, और उन परिस्थितियों में उड्डयन कालों का गुणनफल का क्या परिणाम होता है, 2r/g। ठीक है, तो ये सब जो मेन बातें हैं ना, उस चैप्टर में आपको अपने स्वयं के हैंडराइटिंग से, सेल्फ हैंडराइटिंग से एक चैप्टर को मैक्सिमम 3 पेज में लिखना है। थोड़ा सा सभ्यता के साथ, मतलब घिचिर पिचिर नहीं। कुछ बच्चे घिचिर पिचिर कर देते हैं कि यहाँ क्या लिखा वहां क्या लिखा, खुद ही कंफ्यूज है। क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद ये ठीक है ना। अब देखना, मैं आपको सैंपल लाके दिखाऊंगा, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर सैंपल दिखाऊंगा। 3 पेज में लिखना है आपको हर चैप्टर को, ठीक है। तो कभी भी जो मैं कह रहा हूं ना, प्रक्षेप्य गति, आप सर कहोगे सर भूल गए हैं, एक दिन में गति भूल गए सर, अभी तो बहुत आगे चला गया सिलेबस। तो मैं कहूंगा कि 15 दिन में आपको, हर 15 दिन में एक बार क्या करना है, जो चैप्टर हो रहा है वो जो आपके हाथ के लिखे हुए 3 पेज आपको पढ़ना है। और फिर आप जब बिल्कुल तैयार हो किसी चैप्टर के लिए, तो आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? क्या आप फिर से थ्योरी पढ़ोगे? नहीं, आपने जो निष्कर्ष निकाला, अपने हाथ से लिखा 3 पेज, उसको रैंडम, उसको पढ़ोगे, फास्ट पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि उसी को बैठे हो 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप जब लिख रहे हो, यू शुड बी कन्विंसिंग योरसेल्फ कि हाँ, इसके बारे में मुझे संपूर्ण ज्ञान है जो मैं लिख रही हूं, ठीक है। हो गया, तो उसको फास्ट ट्रैक में आपने पढ़ लिया, आधे घंटे लगेंगे। 3 पेज पढ़ने में कितना लगेंगे? आधे घंटे पढ़ रहे हो, उसको साथ साथ लिख भी रहे हो, आधे घंटे लगेंगे। अब क्या है, आपको और थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटैक करना है। और मेन सबसे पहले अटैक करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हमेशा याद रखना, इधर उधर से नहीं, सबसे पहले उसे अटैक करोगे आप। सबसे पहले उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपके टोटल ग्रिप होना चाहिए। कोई अगर आपसे क्वेरी पूछे ना, आप तुरंत बता सकते ये इस साल का आया था क्वेश्चन, ऐसा, ये मतलब टोटल ग्रिप होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, चैप्टर को भूले मत आप। मैं सैंपल लाके मैं कह रहा हूं दिखाऊंगा आपको, मैं सोमवार को लाके दिखाता हूं आपको कैसे नोट्स प्रिपेयर किया था 3 पेज में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो वो आपके लिए मतलब जो मसाला बिल्कुल तैयार मिलेगा आपको। देखो बच्चों, जैसे फाइनल लैब में आप नीट से 1 महीने पहले आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, तो आप मान के चलो 10 चैप्टर रिवाइज करो, 30 पेज तो पढ़ने होंगे आपको, क्योंकि सारा कुछ निष्कर्ष तो आपने लिख लिया उधर, है ना। नीट के इर्द गिर्द में जो क्वेश्चन आते हैं, जो फंडे होते हैं, वो लिख लिया आपने, तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, बहुत ही फोकस्ड हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने कहा कि डेरिवेशन कुछ नहीं करना है ना। काम की बात करें, विद्युत विभव क्या होता है आप सभी जानते हो। किसी बिंदु पर देखो, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिभाषा क्या है। मानो एक बिंदु है P जिसका नाम है, जो कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित मतलब क्या? इसके परिवेश में कोई ना कोई स्रोत आवेश है, समझ रहे हो। तो इस बिंदु पर विभव कितना है, कैसे हम जानते हैं परिभाषा इसका, कि किसी इकाई आवेश को, अर्थात 1 कूलम आवेश को अनंत से, अत्यधिक दूरी अनंत से इस बिंदु तक चाहे किसी भी पथ में लेके आओ, जो इस पूरे प्रक्रम में जो संपन्न कार्य होगी प्रति इकाई आवेश, इसी को हम कहेंगे उस बिंदु का विभव, है कि नहीं। अब इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आवेश को लेके आ रहे थे, वो धीमी गति से ला रहे थे आप, यानी हर मध्यवर्ती बिंदु पर ये आवेश सदैव साम्य अवस्था में था। ये कंडीशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे हम जब कहते हैं कि किया गया कार्य, देखो इस पर 2 बल लग रहा है, मैं बताऊं,
एक तो क्षेत्र बल लगा रहा है, एक तो कारक बल लगा रहा है। तो ये जो परिभाषा है, इसमें जो कार्य है वो कारक द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, तो बच्चों ये फिगर ड्रॉ करो, तुरंत परिभाषा लिखो, उसमें 2 इंपॉर्टेंट नोट भी लिख लो। लिखो, ये फिगर ड्रॉ करो पहले। बच्चों लिखोगे किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विस्थापन के संगत संपन्न कार्य उस बिंदु की विद्युत विभव कहलाती है। ये जो की का और ती का थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच कन्वर्सेंट इन हिंदी। मतलब वो born in Uganda and they are little slow in हिंदी, so हिंदी में बोलना, अंग्रेजी में बोलना। तो वो याद है ना 3 Idiots में, ये तो हिमान है, हिमान याद है रैगिंग में। So, सीनियर्स का रैगिंग याद नहीं है कि सीनियर आता ये तो हिमान है, हिमान। हाँ, तो बच्चों परिभाषा लिख लिया। तो इसमें आप एक चीज लिखो, उपरोक्त विस्थापन के दौरान आवेश का त्वरण a बराबर 0 तथा गतिज ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा k बराबर 0 होना आवश्यक है। आवेश का त्वरण a बराबर 0 तथा गतिज ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा k बराबर 0 होना जरूरी है, आवश्यक है। और एक पॉइंट लिखोगे, उपरोक्त परिभाषा में कार्य का अर्थ बाह्य बल व कारक द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बच्चों ये यांत्रिकी में भी हम पढ़ते हैं। देखो एक फंडा, अगर आप मुझे कहो कि सर इस पेन को आप ना 20 सेंटीमीटर ऊपर उठाओ, तो मैंने कहा कि अच्छा 20 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है। मैंने सोचा कि ज्यादा मेहनत क्यों करो, न्यूनतम कार्य करो। तो बच्चों बहुत ही धीमी गति से मैं इसको 20 सेंटीमीटर ऊपर उठाता हूं। तो देखो बिना गति ऊर्जा परिवर्तन धीमी गति से अगर मैंने इसको उठाया तो यहाँ पे कार्य न्यूनतम होता है। मैंने कहा अच्छा 20 सेंटीमीटर उठ रहा है बच्चों, ये लो। इसमें क्या हुआ, जब उस बिंदु को क्रॉस कर रहा था एक्स्ट्रा गति ऊर्जा था। तो देखो ऐसे मैंने किया ना, तो मैंने स्थितिज के साथ गतिज भी बढ़ाया है। लेकिन न्यूनतम कार्य जब होता है जब धीमी गति से आप इसको विस्थापित करो, और धीमी गति से विस्थापन करोगे तो इसका त्वरण 0 होगा, सो दैट हर मध्यवर्ती बिंदु पर यह साम्य अवस्था में होगी। मतलब नीचे का mg फोर्स और मेरा फोर्स ऊपर mg बराबर है। समझ रहे हो? अगर मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा त्वरित हो जाएगा। तो यहां पे वही है कि कारक इसको लेके आ रहा है, तो वो कोई गति ऊर्जा इसका नहीं बदल रहा है और ना ही त्वरित कर रहा है। तो किसी बिंदु पर वो साम्य अवस्था में है। अब जहां तक बच्चों बिंदुवत आवेश जनित विभव की बात है, बिंदुवत आवेश जनित, तो बताओ नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि
कि बिंदुवत आवेश जनित विभव क्या लिखते हो आप बताओ। बिंदुवत आवेश स्रोत के रूप में बिंदुवत आवेश जनित, अगर विभव का कोई सूत्र पूछे तो हम जानते हैं कि बिंदुवत आवेश यहाँ पर है कैपिटल क्यू, और मूल रूप से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। आर दूरी पर फील्ड की भांति यानी क्षेत्र की भांति इसका कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, बस दूरी से मतलब रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है। तो हमने जब कहा कि विभव समान कार्य बटा आवेश, तो ओवरऑल ये अदिश राशि है। विभव का सूत्र आप सभी जानते हो, के स्रोत आवेश बटा विभव सदैव नेगेटिव होता है आकर्षण के कारण। यहाँ पर आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव विभव, ठीक है। तो के क्यू बटा आर होता है विभव का फॉर्मूला, है कि नहीं। अब देखो के का जो आप कुछ एसआई में पुट करें तो जरूर जवाब हम वोल्ट में लिखेंगे, एसआई मात्रक वोल्ट में। और इसका विमीय सूत्र भी आपको पता होगा भाई, कार्य बटा आवेश, कार्य मतलब m1 L2 T-2 और आवेश A1 T1, विभाजित करते ही विमीय सूत्र आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी हमें विभव निकालना हो किसी बिंदु पर तो हम चलो ट्राई करते हैं। चलो आप, हाँ अच्छा पढ़ा रहे है ना, ऐसा नहीं। तो बच्चों एक बहुत कूल क्वेश्चन, 2 माइक्रोकूलम का आवेश और 3 मीटर दूरी पर, 2 माइक्रोकूलम आवेश और 3 मीटर दूरी पर एक बिंदु है P, समझ गए। P बिंदु पर विभव बताइए, P बिंदु पर विभव बताइए। तो फॉर्मूला आपको पता है, अगर हम तरीके से करें वैल्यूज को, ऐसे मात्रक में 9 10 की घात 9, आवेश का मान है बच्चों 2 माइक्रो और दूरी है कुल 3 मीटर। कुल क्यों, ऐसे मात्रक में गिवन है, ज्यादा ही कुल हो गया। अब क्या पता बच्चों, ये वाला हाँ ये तो हिमन है। तो बच्चों 9 बटा 3, 3 गुणा 2 6, ठीक है मेरे बच्चों। प्लस माइनस 6, हम प्लस का 3 यानी 1000 6000 6 किलो वोल्ट, ठीक है, इजी है। मैं वही कर रहा हूं बैठे बैठे। बच्चों मान के चलो गांव से पढ़ने आए हैं, मान लो झुंड, हाँ झुंड में आए हैं, मान के चलो 20 बच्चे एक साथ, सुनो तो एक्सप्रेशन कैसा होता है। मानो मैं हूं और मेरे साथ 19 फ्रेंड है, गांव से आया हूं और क्लास में बैठा हूं, ठीक है। अब 2 बच्चे आए हैं गांव से, मैं और मेरे फ्रेंड दोनों बैठे हुए हैं क्लास में, बाकी सब अनजाने हैं। तो कैसे बैठते हैं, और बिल्कुल अकेला, कोई नहीं है जान पहचान, तो कैसे
उसको पूछो कि हाँ बेटा आप बताओ जरा, जैसे पूछोगे ना आप बताओ जरा, पहले जैसे देख रहा था, आप बताओ जरा, आई कॉन्टेक्ट आती, और ज्यादा फिर उसको रैगिंग करोगे, तुम प्रीवियस क्लास नहीं आए थे क्या सर? हाँ तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, जैसे कि स्टैट कूलम और कूलम में संबंध आप जानते हो। अब देखो वोल्टेज का यानी विभव का जो ईएसयू मात्रक है, स्टैट वोल्ट और वोल्ट में संबंध क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे लिख चुके हो मेरे ख्याल से। तो मेरे बच्चों स्टैट वोल्ट और वोल्ट में संबंध, ठीक है। ईएसयू मात्रक यानी स्टैट वोल्ट एंड वोल्ट संबंध यानी रिलेशन। बच्चों ध्यान से सुनना, एक बिंदु पर विभव एक नियत मान होगी। जैसे कि मान के चलो ये हम कहें कि ये बोतल, इसका द्रव्यमान कितना है, तो एक विशिष्ट वस्तु है ये, तो इसको मैं कहूंगा कि भैया ये है लगभग 1 किलो, या कहूंगा मैं नहीं ये 1000 ग्राम है, ठीक है। मैं कहूंगा नहीं ये 0.001 टन है, एक ही बात है ना। तो एक ही वस्तु, जैसे एक ही बिंदु का विभव अब अलग मात्रकों में पेश करोगे तो मतलब सभी समान ही होंगे ना। जैसे आप मापन वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि कोई भौतिक राशि अगर नियत है तो सांख्यिक मान गुणा इकाई कांस्टेंट होता है, इकाई का आकार बढ़ेगा तो सांख्यिक मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, एक बिंदु पर हम क्या करेंगे, विभव लिखेंगे दो तरीकों से। हमने इसलिए क्या किया, एक आवेश ले लिया है 1 कूलम का, और हम एक बिंदु पर विभव लिखने जा रहे हैं जो कि 1 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी? 1 मीटर। कितना आवेश है? 1 कूलम आवेश है। तो यहाँ पर एक उपस्थित बिंदु है P, यहाँ पर हम विभव उसे लिखेंगे एसआई में और ईएसयू में, ठीक है। तो चलो एसआई में लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर विभव सूत्र के अनुसार 9 गुणा 10 की घात 9, आवेश है 1 कूलम और दूरी है 1, अर्थात 9 गुणा 10 की घात 9 वोल्ट है। सहमत हो? ठीक। अब इसी को हम ईएसयू मात्रक में लिखेंगे। अब आपको पता है कि के ईएसयू मात्रक में 1 लिखा जाता है, तो लिखो के आवेश है 1 कूलम अर्थात 3 10 की घात 9 ईएसयू बटा दूरी है 100। सहमत हो? 100 सेंटीमीटर भैया, और आवेश कितना है? 1 कूलम मतलब 3 10 की घात 9 स्टैट कूलम। अरे बच्चों ये बता रहा है 3 गुणा 10 की घात 7 स्टैट वोल्ट। सहमत हो? अब दोनों चीजों मैंने लिखा है, दोनों सेम ही है ना, एक ही राशि को मैंने व्यक्त किया, तो संबंध आ गया। इसका अर्थात 3 10 की घात 7 स्टैट वोल्ट वही है 9 10 की घात 9 वोल्ट। सहमत हो बच्चों? अब देखो, और देखो बाकी बचा 300। मैं चाहता हूं आप ये संबंध याद रखें। देखो एक स्टैट कूलम आवेश छोटा होता है, लेकिन जहां तक विभव की बात है एक स्टैट वोल्ट वोल्ट की तुलना में 300 गुना होता है। प्रूव कर दिए मैंने, तो ये संबंध आपको याद रखना है, लिख लो जल्दी से।
तो बच्चों अब हम देखेंगे, चलो एक बिंदुवत आवेश है तो हमेशा जैसे सेंटर ऑफ मास में करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते हैं, क्षेत्र में करते हैं कि भैया अध्यारोपण कैसे होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अनेक आवेश हुआ तो क्या होगा आप जानते हो। देखो अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन तंत्र है, इंडिविजुअल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी प्रत्येक राशि जो है वो परस्पर निर्भर नहीं करते, परंतु परिणामी एकल राशियों का कुल योग होता है। यही है ना कि इंडिविजुअल मतलब एकल प्रभाव जो है वो परस्पर स्वतंत्र होते हैं। तुम नहीं रहोगे तो मैं अपना काम करूंगा, ये मामला होता है। तुम्हारे प्रेजेंस से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये है। लेकिन परिणाम जो है वो एकल राशियों का कुल योग होता है। अब राशि अगर अदिश है तो इनका योग भी अदिश मतलब स्केलर एडिशन होगा, जैसे हम नंबर को जोड़ते हैं। राशि अगर सदिश है जैसे क्षेत्र, तो सदिश अध्यारोपण होना है। तो बच्चों विभव अदिश राशि है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो मेनी चार्ज सिस्टम यानी अनेक आवेश का निकाय, ठीक है। चार्ज सिस्टम यानी अनेक आवेश, एकाधिक आवेश, मेनी चार्ज सिस्टम यानी एकाधिक आवेश लिखो। मेनी चार्ज सिस्टम यानी अनेक आवेश निकाय। मेनी चार्ज तो फंडा का फूल है, क्या है देखो, Q1 आवेश उपस्थित है, Q2 आवेश उपस्थित है, Q3 आवेश या Qith आवेश उपस्थित है, और यह nth आवेश उपस्थित है। और आपका जो परीक्षण बिंदु है, जिस बिंदु पर विभव बताना चाहते हो वो ये बिंदु है, ये P बिंदु पर आपको विभव बताना है। तो आप करेंगे कि आप देखोगे प्रत्येक का प्रभाव क्या क्या है। हमें अगर प्रथम आवेश का प्रभाव देखना है तो प्यारे बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि R1 कितना है, सभी के संगत दूरियां हमें देखना है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे V1 V2, यहाँ पर जो प्रथम आवेश का प्रभाव, द्वितीय आवेश का प्रभाव, ऐसे करके nth आवेश का प्रभाव, एक एक आवेश द्वारा उत्पन्न विभव परस्पर स्वतंत्र होंगे। मतलब ये Q2 है अच्छी बात है, नहीं भी है तो Q1 अपना औकात तो दिखाए, समझ गए। तो एकल रूप से स्वतंत्र, लेकिन बच्चों परिणामी यानी रिजल्टेंट जिसको हम कहते हैं, तो एकल राशियों का योग होगा, यानी सभी के विभव को आप ऐड करोगे Vn। इसी को हम श्रेणी में लिखते हैं, सीरीज में सिग्मा श्रेणी में भाई V इंडिविजुअल I नंबर रनिंग फ्रॉम 1 to n, इस सीरीज को क्रंच कर देते हैं इसको लिखकर, ठीक है। तो ये तो हो गया मामला, और इस मामले में भी एक स्पेशल मामला होता है। स्पेशल मामला क्या है प्यारे बच्चों, जो कई बार आता है क्वेश्चन में। स्पेशल मामला ये है, स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है बच्चों, एक एक आवेश है ना, प्रत्येक समान दूरी पर है, मतलब समान दूरी पर R1 R2 ये दूरियां सभी कॉमन है, RC है। जैसे कि त्रिभुज का केंद्रक, जैसे कि वर्ग का केंद्र और शीर्ष बिंदु पर आवेश है, तो सभी कॉमन दूरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममितता का केंद्र, ज्यामितीय केंद्र। तो इस मामले में क्या, आप एक एक करके विभव लिखोगे, KQ1 बटा R, KQ2 बटा R, KQ3 बटा R, तो R को कॉमन निकाल लो। तो इस मामले में परिणामी विभव का जो सूत्र होता है बच्चों, उसमें K और Q आ जाएगा, K और RC आ जाएगा बाहर। सिद्ध करना है कि टोटल सिस्टम में चार्ज कितना है, चार्ज इंडिविजुअल कुल योग आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि वर्ग है, अब वर्ग के 4 वर्टिसेस में Q1 Q2 Q3 Q4 4 चार्जेस। अब भुजा लंबाई है L, आप केंद्र की बात कर रहे हो, तो केंद्र से किसी मतलब वर्टेक्स का, शीर्षक का L बटा रूट 2 उभयनिष्ठ हो गया कि नहीं। तो हम K अपॉन L बटा रूट 2 को बाहर निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कुल आवेश कितना है। समझ गए बात को। तो ये स्पेशल केस है। साइड हो जाओ। जैसे लग रहा है रैम पे चल रहा।
ये स्टोन निकल गया। मैं जब पढ़ा रहा हूँ बार बार लकीर बन रहा था इंग्लिश मीडियम में, मैं देख रहा हूँ स्टोन टच हो रहा है बार। कपालभाति करनी पड़ेगी। क्यों कह रहे हो? लिख चुके हो? बहुत अच्छी। तो प्यारे बच्चों देखो, एक क्वेश्चन जहां बच्चे फंसते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल हिसाब से तो बच्चों एक वर्ग है L, साइड की लंबाई L है, समझ गए? एक वर्ग है और जिसके ऐसे 4 आवेश हमने रखा है, ये मान के चलो Q आवेश है, ठीक है, और ये 2Q आवेश है और ये 2Q आवेश है। निकाय कैसा है? सुंदर है। भुजा लंबाई कितना है? L है। अब हमें यहां पूछा गया इस भुजा के मध्य बिंदु पर, ये पॉइंट का नाम है M, बिंदु पर हमें कुल विभव पूछा गया, ठीक है। हो गए क्वेश्चन, स्टेटमेंट भी लिख के रखो नहीं तो बाद में रिवाइज करोगे भूल जाओगे। देखोगे प्रदर्शित चित्र में M बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। क्या विभव? प्रदर्शित चित्र में M बिंदु पर विभव निरूपित कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले लॉजिकली सोचो, बिंदु तो M है, उसके परिवेश में कितने आवेश है? 4 आवेश है, तो सभी को एक एक स्रोत मान के चलो। सपोज करो बच्चों, इसका नाम मैं देता हूं सोर्स नंबर 1, ठीक है। अब सोर्स नंबर 1 की दूरी L/2 सहमत हो। सोर्स नंबर 2, इसे मैं कहता हूं अगर, इसका भी दूरी L/2। पहले इनको निपटाते हैं, बाद में देखते हैं। तो देखी जाए कि V1 प्रथम स्रोत द्वारा के आवेश है कितना बच्चों? 2Q, और दूरी L नहीं L/2, सही है ना। और देखी जाए तो बच्चों V2 भी इतना ही आएगा, समान आवेश समान दूरी, दोनों का प्रभाव समान, तो V1 दोनों आ गए। अब हम इसको कहते हैं स्रोत नंबर 3, ठीक है। अब स्रोत नंबर 3 कितना है? Q है। अब आपको इस दूरी पे ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है, ये दूरी आपको चाहिए। अब ये दूरी कितनी है कौन बताएगा? हाँ, ये बताएगा, ये जो समकोणी त्रिभुज है ये बताएगा, जिसका ऊंचाई L है, जो आधार है L/2। तो बच्चों ये दूरी को मैं अगर R कहता हूं तो आप समझ गए होंगे कि R दूरी √L² प्लस L²/4, जिसका परिणाम होगा √5/2 × L, सही है ना। और बताओ सोर्स नंबर 4 जो है, क्या वो भी इतनी ही दूरी पर है? समझ गए? तो हम कहेंगे कि V3 जो है वो है KQ अपॉन दूरी √5L, ऊपर कूद गया तो, और है समान दूरी पर, अर्थात V4 भी उतना ही है, इस बात से सहमत हो, ठीक है। समान आवेश समान दूरी। अब हमें परिणामी विभव निकालना है प्यारे बच्चों। नेट विभव में हम कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा V1 प्लस 2 गुणा V3, चलेगा ना। तो फिर बच्चों इसको गुणा कर देते हैं, V1 प्लस V2 मतलब
8 KQ बटा L, और इसको 4, गलत हो गया, इरेजर कहाँ है? हाँ तेरे बच्चों, 4 KQ बटा √5L। अब इसमें से कॉमन कुछ निकाल सकते हो आप, को निकाल सकते हैं। 4 KQ बटा L को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, पहले पार्ट का योगदान 2 रहेगा, दूसरे पार्ट का 1 बटा √5। इजी है ना? लेकिन हाँ, ज्यामितीय विमाओं पे हमेशा आप ध्यान देना, ठीक है? ठीक है बच्चों, लिख चुके हो? प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे, अब देखो कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि भैया एक भूल गया, एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर कोई आवेश रखा है, अगर भुजा लंबाई a बताई गई है तो हम सभी जानते हैं केंद्रक से शीर्ष बिंदु की दूरी a बटा √3 होता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब जरा मुझे बताओ कि यदि कोई घन है, घन, और घन का यानी क्यूब का भुजा लंबाई a बताया गया है। अब मुझे आपको सिर्फ बताना है कि सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस यानी केंद्र से शीर्ष बिंदु की दूरी। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप जानते हो इसका जो मेन डायगोनल होता है, एक तो फलक, प्रत्येक फलक यहाँ पे क्या होगा, वर्ग, फलक का जो डायमीटर मतलब डायगोनल होगा, कर्ण, वो कितना होगा, √2 गुणा भुजा लंबाई, लेकिन जो मूल √3 होता है, मतलब अगर हम इसको जोड़े, ये √3a होता है और इसी का मध्य बिंदु होता है केंद्र, ठीक है? तो जो मैं दूरी पूछ रहा था आपसे, उभयनिष्ठ दूरी r, सभी शीर्ष बिंदु की दूरी r, वो दूरी कितना होगा, √3a बटा 2। अब सोचो कि 8 इसके शीर्ष बिंदु हैं, सब में आवेश हमने सजा दिया, q -q -3q + 4q ऐसे करके कुछ ना कुछ करके रख दिया मैंने। अब पूछा गया केंद्र पर विभव बताइए, तो आप उभयनिष्ठ वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब वो क्या करना पड़ेगा, k बटा कॉमन दूरी, ये वाला कॉमन दूरी, इनटू देखना कि 8 कॉर्नर्स पे टोटल चार्ज कितना है। समझ गए बात को? तो इस टाइप के एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि ये तो हो गया चलो बिंदु बिंदु आवेश। अब विद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु जानते हो, विद्युत क्षेत्र में उदासीन बिंदु जानते हो, जहां पे विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, बोलो। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया हमें बच्चों, क्वेश्चन ये है कि दो आवेश है, देखो ये धनात्मक 9q आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है जो कि q आवेश है, दोनों धनात्मक आवेश, और इनको अगर हम जोड़ते हैं सीधी रेखा से तो समान प्रकृति के आवेश है, दोनों धनात्मक आवेश है।
तो उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होगी? इन दोनों के बीचों बीच, और जो छोटा आवेश है उसके समीप। ये फंडा होता है। तो बेसिकली यहां पर इनके बीच का जो पृथक्करण है, ये जो दूरी है वो बताया गया आपको d, सही है। और यहां पे आपसे पूछा गया कि उदासीन बिंदु पर आपको अब ज्ञात करना है। इसको फिगर को ड्रॉ करो, ड्रॉ करके क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। तो बच्चों इसको फिगर को ड्रॉ करने के बाद देखो, प्रदर्शित चित्र में उदासीन बिंदु पर परिणामी विभव निरूपित कीजिए। परिणामी विभव निरूपित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, फंडा यह है कि अगर ही धनावेश है तो दोनों के बीचों बीच और उदासीन बिंदु जो कम आवेश है उसके समीप होना चाहिए। तो देखो कम आवेश है, ये यहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली दोनों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र E बेसिकली KQ/R² दोनों तरफ से समान हो जाए, समझ रहे हो ना। अर्थात इसका गणितीय देखो तो Q/R² कांस्टेंट, ठीक है। आगे चल हम कह सकते हैं अर्थात R जो है वो √Q समानुपाती है। जो है R को कैसे बांटना है? √Q के हिसाब से। तो बच्चों बताओ कि आवेश का अनुपात 9:1 है कि नहीं? ये आवेश का अनुपात। अब अंडर आवेश का अनुपात क्या है बताओ? अब 1 भाग, कुल मिला के 4 भाग। √Q अनुपात समझ गए? 3 भाग 1 भाग, कुल मिला के 4 भाग। इस 4 भाग को आप कहते हो उपलब्ध दूरी। तो 1 भाग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1 भाग d/4, ये 3 भाग d/4। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, √R1 = √Q1 इंटू उपलब्ध दूरी बटा √Q1 + √Q2। लेकिन ये भी एक विधि है, आवेश को देखते ही आवेश अनुपात √ उसका देखना और उसी हिसाब से इसको बांट देना दूरी को। 3:1 में बांटना था, 3 भाग 1 भाग, कुल मिला के 4 भाग। 4 भाग हो गया उपलब्ध दूरी, तो 1 भाग कितना हुआ? d/4। तो 1 भाग उसे दे दो, 3 भाग इसके पास रखो, ठीक है। तो बच्चों दूरी तो पता चल गया, ठीक है। अब विभव लिखने की बारी है। बताओ ये स्रोत नंबर 1, उस बिंदु जिसको मैं लिखता हूं n फॉर न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। n बिंदु पर प्रथम स्रोत क्या विभव उत्पन्न करेगा देखते हैं। प्रथम स्रोत का योगदान K, आवेश 9Q, दूरी 3d/4। सहमत? सहमत हो? ओके, ये क्या हो गया? अब दूसरे स्रोत का योगदान, ये स्रोत नंबर क्या लिखोगे? चल जाओ भाई, प्लीज चले जाओ प्लीज। ठीक है बच्चों,
बोलो अब क्या लिखना चाहिए? ये तो हो गया 9 गुना 4 बटा 3 4 12, 4 मिला के 16, 12 प्लस 16, 12 प्लस 4 16। तो परिणामी विभव 16 k³ बटा डी। सहमत? सहमत हो? बोलो अरे हाँ या ना। तो इसमें प्रश्न में हमने क्या किया, पहले उदासीन बिंदु का स्थान निर्धारित किया कि कहां से कितनी दूरी है, फिर हमने उन दूरियों के मदद एक एक करके विभव लिखा और परिणामी विभव जोड़ दिया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से, यानी सतत आवेश वितरण जनित विद्युत विभव। ठीक है, एज हेडिंग आप लिखे सतत आवेश वितरण जनित, सतत आवेश वितरण जनित विद्युत विभव, सतत आवेश वितरण जनित विद्युत विभव, यानी पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। अब देखो बच्चों, ये डिस्क्रीट चार्ज होता है, एक एक करके अपना स्थान फिक्स है, यहाँ पे Q1 Q2 का अपना अपना स्थान फिक्स है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सभी के इंडिविजुअल पोजीशन अलग अलग है। कंटिन्यूअस चार्ज मतलब इस पेन को मैंने चार्ज कर दिया तो चार्ज पूरे पेन में, यानी किसी तार में, किसी चाप में बच्चों, या किसी वलय में, इसमें अगर हम वितरित करते हैं किसी गोले में, तो उन परिस्थितियों में कौन कौन से फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलो सतत आवेश वितरण में सबसे पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि रॉड के एक्सियल पॉइंट पर, वो क्या है मैं आपको बताऊं। लिखो पहला क्वेश्चन जो है, बच्चों एक छड़ है L लंबाई का, ठीक है, और इस छड़ पे हमने क्या किया, एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया और कुल आवेश जो हमने दिया है वो Q। बता के समझ में, एक रेखीय वस्तु है, एक है जिसकी लंबाई L है, एक समान रूप से आवेश Q वितरित हो गया है। अब हमें ये बताया गया है, पूछा गया है बच्चों कि किसी एक सिरे से जाओ तुम महान हो, बच्चों किसी एक सिरे पर सुमेर दूरी है, ठीक है, तो वहां पे हमें विभव आकलन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखोगे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, किसी एक समान छड़ की लंबाई कैपिटल L किसी एक समान छड़ की कैपिटल L जिसे कैपिटल Q आवेश द्वारा, जिसे कैपिटल Q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। प्रदर्शित चित्रानुसार P बिंदु पर विभव निरूपित कीजिए। तो बच्चों इस छड़ में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हाँ या ना,
और सभी अलग अलग दूरियों पर है, तो देखो मजबूरन हमें समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बड़ा कूल है। क्या कूल है? कूल ये है कि इस तरह के मामलों में हम क्या करते हैं, P बिंदु से एक x दूरी पे जाते हैं, तो यहां से चले जाते हैं x दूरी पर। x दूरी पर जाकर इस आवेश वितरण का एक अल्पांश का चयन हम करते हैं, जिसका लंबाई मान के चलो dx है। बात आगे समझ में? अब दोनों चीजों को देखो कि जो अल्पांश है, अल्पांश की लंबाई dx है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P x दूरी पर है। अभी जो अल्पांश है उसे आप एक बिंदु आवेश की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे अहम बात है कि इस पर आवेश कितना है, dq कितना है। देखो बच्चों, एक समान अगर है तो मतलब लीनियर डेंसिटी लैम्डा इनटू संगत लंबाई, यानी हम कहते हैं कि कुल आवेश बटा कुल लंबाई गुणा इस भाग की लंबाई। ये लिखते हो ना, लैम्डा कितना है, रेखीय आवेश घनत्व, तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई गुणा इस भाग की लंबाई, ये आ गया डी। तो हम कहेंगे कि चलो इस अल्पांश का योगदान क्या होगा P बिंदु पर, इसका योगदान, तो कहेंगे dv योगदान। dv योगदान को लिखेंगे k, उसके पास जितना आवेश है dq, संगत दूरी है x। क्या मतलब बच्चों? ठीक है, तो dv आ गया k, dq आ गया बच्चों ये, और यहाँ पर dx। बस एक चीज बचा है नीचे x, क्योंकि चल राशि कौन है? चल राशि वो है जिसके सामने छोटा d लिखा हुआ है। dt मतलब t चल राशि, dx मतलब x चल राशि। ठीक है, तो बच्चों जो एक था वो पूरा हो गया, x चल राशि के पदों में व्यक्त कर लिया। ठीक है, अब इस छड़ का टोटल हिस्सा देखते हैं। बच्चों एक हिस्सा तो बहुत समीप है, ये देखो ये हिस्सा बहुत समीप है। जब आप P बिंदु से चलने लगे, यहाँ से चलने लगे, तो आपने पाया कि जब हम चलने लगे तो x का मान जब छोटा l है तो आवेश वितरण का प्रारंभ हुआ है। फिर हम चलते गए, हम पहुंचे दूसरे सिरे पर। हमने कहा जब x का मान कैपिटल L प्लस छोटा l है, वहां पे आवेश वितरण का समाप्ति। ठीक है, तो आवेश वितरण का विस्तार कहां तक है बताओ? छोटे l से कैपिटल L प्लस छोटे l तक। तो हम कहेंगे इसका वो लिमिट है, तो कुल विभव के लिए हम क्या करेंगे, dv का समाकलन करेंगे। प्रत्येक भाग का जो कुल योगदान होगा उसमें हम लिखेंगे kq बटा l, नियत है इसलिए बाहर आ जाएगा। समाकलन 1/x dx सबको पता है, सीमाएं छोटे l बड़ा है छोटा, मतलब एक्चुअली क्या, दो सिरों का निकटस्थ सिरे की दूरी और दूरस्थ सिरे की दूरी, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो जो नतीजा आप समझ गए होंगे kq बटा l। अब ये जो है ना, देखो इसके पास स्वयं के पास ही बीमा है, किसका? विभव का। kq अपॉन दूरी विभव का बीमा रखता है, और बाकी जो 1/x dx का परिणाम आप जानते हो, log x। ठीक है, तो बच्चों log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट, log a माइनस log b, log a by b। तो परिणाम ये आ रहा है, यहां पर एक विमाहीन फलन आएगा। तो बच्चों जो हरे रंग से मैंने लिखा है ना, आप जानते हो कि लघुगणक यानी लॉगरिथमिक फंक्शन विमाहीन होता है, तो इस हरे रंग के पार्ट के पास कोई विमा नहीं है, और जो विमा है सामने वाले के पास है kq बटा l, जिसका विमा विभव का है, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ये है नतीजा। तो फास्ट ट्रैक में याद रखो, तो कैसे याद रखोगे, kq बटा l लिख लेना, log अधिक दूरी मतलब दूरस्थ बिंदु और निकटस्थ बिंदु की दूरी, दोनों सिरों की दूरियां अधिक और बटा कम, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और सतत आवेश वितरण का यही विधि है कि हम अल्पांश का चयन करते हैं, उसका प्रभाव देखते हैं, और परिणाम जानने के लिए हम समाकलित कर देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो, लिख चुके हो मेरे ख्याल से। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
अब ऑब्जेक्टिव में आप थोड़ी इतना डेरिवेटिव करोगे, तो आपको तो भैया क्रैक करना पड़ेगा इससे ना, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। और जहां तक यही प्रोफाइल जब क्षेत्र के लिए पूछा जाता है, तो KQ बटा जो दूरी का स्क्वायर होता है ना, तो उसमें दोनों का गुणनफल हम लिखते हैं। अगर यही बिंदु पर पूछा जाता है बच्चों, तो हम लिखते हैं KQ बटा नीचे जहां दूरी का स्क्वायर लिखना था, हमें इन दोनों दूरियों का गुणनफल लिखना होता है। भाई चल जा प्लीज, क्या यार। तो ट्रिक आपको याद रखना है। क्षेत्र, जैसे कि ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पूछा जाता है, एक छड़ है, अब यहाँ पे L दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र बताओ, तो लिखोगे GM बटा दूरी का स्क्वायर में क्या, निकटस्थ सिरा गुणा दूरस्थ सिरा। फॉर्मूला है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए, और ये फॉर्मूला है विभव के लिए। विद्युत क्षेत्र इसी तरीके से आकलन कर सकते कि भाई अल्पांश द्वारा क्षेत्र कितना है, उसको समाकलित करोगे तो वो नतीजा आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़े। आगे और क्या क्या फॉर्मूला हमें याद रखना है, बहुत ही कूल फॉर्मूला है। जैसे कि एक फॉर्मूला है वृत्त का भाग, यानी किसी चाप के केंद्र पर, ठीक है, तो चाप के केंद्र पर ये मान के चलो वृत्त का भाग किसी वलय का हिस्सा चाप, और बच्चों ये केंद्र है, चाप की त्रिज्या है r। अब प्यारे बच्चों कुल आवेश हमने वितरित किया, चाहे एक समान चाहे असमान, एक समान वितरित करो या असमान वितरित करो, तो विभव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक समान रूप से वितरित करो या असमान रूप से वितरित करो, कुल आवेश आपने कितना वितरित किया। क्यों, तो बच्चों उभय परिस्थितियों में तो केंद्र पर यहाँ पे KQ बटा R से मतलब है। हो सकता है कि चाप के एक हिस्से में ज्यादा आवेश दे दिया, दूसरे हिस्से को कम दे दिया, लेकिन कुल आवेश क्यों दिया है, तो बच्चों ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चाप के लिए। अब बताओ बच्चों, अगर हम इसी रिजल्ट को एक वलय के लिए लगाए, मान के चलो ये वलय है, और वलय में हमने इस तरीके से आवेश को वितरित कर दिया। क्षेत्र के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, एक दूसरे का विरोधी होते हैं व्यासीय विपरीत बिंदु के लिए, लेकिन यहाँ पे सभी एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। तो प्यारे बच्चों के केंद्र पे क्या होगा, यही फॉर्मूला है कि टोटल कितना आवेश है बटा r, ये हो गया चाप, ये हो गया वलय। अब वलय का अक्षीय बिंदु पर ये इसका अक्ष है, और यहाँ पर एक बिंदु है P, अक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु कैसे परिभाषित करता हूं, अक्षीय दूरी के बराबर, सही है। और माना चलो इस वलय का तो वलय का कोई भी हिस्सा, ध्यान से सुनो, वलय का कोई हिस्सा, कोई भी टुकड़ा, ये जो टुकड़ा अंडर रूट ऑफ छोटे r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस बिंदु पर विभव का सूत्र हो जाएगा KQ बटा उभयनिष्ठ दूरी, क्या बताओ, अंडर रूट ऑफ। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होने जा रहे हो, मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि दूरी के सापेक्ष विभव का परिवर्तन दिखाए, दूरी x के सापेक्ष विभव का परिवर्तन। आपको विद्युत क्षेत्र में ऐसे ग्राफ याद है, उठा 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 r बटा रूट 2 तक जुप से गिरा, शिखरतम बिंदु r बटा रूट 2 पर, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र पीक पहुंचा था,
r/√2 पर, उसके बाद उसका पतन हुआ। तो विभव में ये r/√2 इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो ये धनात्मक r/√2 है और बाईं ओर है इसमें माइनस। तो विभव के मामले में ये हो जाएंगे नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन आरेख देखो, केंद्र बिंदु पर केंद्र पर विभव महत्व, ठीक है, दूरी बढ़ाओगे तो ये उत्तल भाग, उत्तल कॉन्वेक्स, यहां पे पहुंचते ही अवतल हो जाएगा। तो ये विशिष्ट बिंदु जहां पे वक्रता त्रिज्या की प्रकृति में परिवर्तन होती है, वक्रता त्रिज्या की प्रकृति में, नेचर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता है, उसको हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो बच्चों तरफ कैसा ग्राफ होगा, बिल्कुल सममितता से ऐसे और ऐसे। तो मैं चाहता हूं ये ग्राफ आप याद रखें, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में मैं आपको विद्युत क्षेत्र का ग्राफ भी ड्रॉ करके देता हूं। ये तो ग्राफ हो गया बच्चों विभव का V, बैकग्राउंड में विद्युत क्षेत्र का आरेख ड्रॉ करके दिखा दिया। याद है? ये जो है सफेद रंग से, ये विद्युत क्षेत्र बता रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का ग्राफ दूरी के सापेक्ष और विभव का ग्राफ दूरी के सापेक्ष, दोनों के लिए जो r/√2 दूरी है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, वलय का अंश, चाप, अक्षीय बिंदु, ये हमने पढ़ लिया। एक सरल रेखीय छड़, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बच्चों गोलीय सममितता, ठीक है। गोलीय सममितता एक्चुअली गोलीय आवेश को 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी में, ठीक है। 3 को एक कैटेगरी में रखते हैं। तो कैटेगरीज कौन कौन से हैं, देखो बच्चों, गोलीय आवेश, देखो आवेश वितरण, अभी तक बच्चों क्यों हंस रहे हो सर, क्लास में अच्छी पढ़े और मजा आ रहा है, ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है। बताओ व्हाट इज ए मशीन, आगे बढ़े। फास्ट, कैसे क्लिक हो, अच्छा इसलिए मुझे रोक के रखो सर, क्लास का टाइम ओवर हो गया, जाओ इसको लिख के, है ना। नहीं बच्चों ये 4 चीजें लिख लो प्लीज, लिखो। गोलीय आवेश वितरण जनित, इसमें पहला फर्स्ट में लिखो गोलीय आवेश वितरण जनित विभव, उसमें पहला वस्तु जो है लिखो आवेशित चालक ठोस गोला, आवेशित चालक ठोस गोला। तो बच्चों इसमें एक समान बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना क्यों, अपने आप वितरित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखो
आवेशित चालक गोलीय कोश, आवेशित चालक गोलीय कोश। जब चालक बता रहे हूं तो वहां पे मुझे एक समान बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो। तीसरा, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित अचालक गोलीय कोश। अब मुझे बताना पड़ेगा एक समान, क्योंकि अचालक है, ठीक है। ये तीसरा, थोड़ा दूर लिखो, थोड़ा सा गैप देके लिखो। चौथा लिखो, एक समान आवेशित ठोस अचालक गोला। ठीक है। तो बच्चों कैटेगरी 1, 2 और 3 जो है ना, कैटेगरी 1, 2 और 3 में एक आपको आवेश जो है वो आपको बच्चों परत के रूप में दिखेगा, एक गोलीय परत जिसमें आवेश फैला। जैसे जैसे आप सतह के पृष्ठ के बाहर से देखोगे तो आवेश वितरण आपको केंद्र पे नजर आना चाहिए। तो कह रहे बच्चों, इस आवेश वितरण, इन तीनों के लिए आप आवेश देख पाओगे केंद्र पर जब आप बाहर हो। तो बच्चों बाह्य पर देखो, आउटसाइड पॉइंट, पोटेंशियल आउटसाइड, क्या लिखना है, KQ बटा X, मतलब केंद्र से पृष्ठ पर कोई बिंदु है, सरफेस, क्या लिखोगे, KQ बटा त्रिज्या। कोई आंतरिक बिंदु है, आंतरिक बिंदु, यहाँ पे क्या लिखोगे, VI इनसाइड VS। बच्चों यहाँ पे क्षेत्र जी को जाता है, विभव नहीं, विभव उतना ही होता है पृष्ठ वाला, ठीक है। ओके, ये एक ही मामला है, ठीक है। और इन तीनों के लिए अगर कोई आपको आरेख पूछता है तो बच्चों विभव वर्सेस दूरी का आरेख देखो पहले होगा, जब तक आप पृष्ठ तक ना पहुंचो, केंद्र से पृष्ठ एक नियत विभव, प्लीज आप महान, मैं जानता हूं बच्चों, जब तक x का मान 0 से r तक पहुंच गया तो विभव निरंतर कांस्टेंट है ना। लेकिन जैसे आप पृष्ठ के बाहर जाओगे तो व्युत्क्रम नियम पालन होगा, 1/x का नियम, वही जो पीवी वक्र होता है समतापी प्रक्रम में, जिसको हम आयताकार अतिपरवलय कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विभव का ग्राफ। अब चौथा बताओ, चौथे में क्या है, जैसे पृथ्वी के भीतर का या पृथ्वी की जनित विभव, पृथ्वी को हम एक समान गोला मान के चलेंगे, द्रव्यमान वितरण। तो चौथा कैटेगरी जो है वो है अलग, उसमें आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित है। बच्चों अगर आपको याद हो कि आउटसाइड पॉइंट के लिए वही फॉर्मूला जो अभी अभी लिखा है, KQ बटा X, क्योंकि बाहर से देखोगे तो आपको पूरा आवेश केंद्र में प्रतीत होगा। इवन पृष्ठ के लिए भी वही फॉर्मूला, KQ बटा R, लेकिन अंदर का मामला अलग है, KQ बटा 2R³ ब्रैकेट के भीतर 3R² माइनस छोटा r², ये आपको याद रखना है। और आंतरिक किसी भी बिंदु के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो बच्चों बताएं, केंद्र अर्थात छोटा r शून्य है, तो केंद्र पर विभव देखोगे इसका आपको मिलेगा 3/2 KQ बटा R। तो ये जो बिंदु है आपको याद रखना है। तो
तो केंद्र का विभाग 3/2 गुना 1.5 गुना सतह का विभाग, किसके लिए? चौथे कैटेगरी के लिए। ओके, अब इसका आरेख ऐसा, विभव और x का आरेख, ये एक विशिष्ट दूरी है x बराबर r। आंतरिक बिंदु बच्चों, तो देखो केंद्र पर सर्वाधिक विभव है यहां पर और पृष्ठ पर यहां तक है। तो आंतरिक बिंदु पर इस फलन को अगर देखा जाए तो ये एक द्विघात फलन है, छोटे r का स्क्वायर है, छोटा r परिवर्तनीय राशि है ना, तो ये भाग होगा परवलय। क्या होगा? द्विघात फलन का परवलय। और जैसे आप पृष्ठ से बाहर निकलोगे तो यही होगा जैसे इसमें था। तो ओवरऑल प्लीज, ठीक है, माफ कर दो बच्चों। पृष्ठ और पृष्ठ के बाहर के लिए चारों का समान। प्रॉब्लम कहां है? अंदर। तीनों का तो समान है, एक ही ग्रुप में है, चौथे का मामला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैंने जो बताया आपको मंगलवार तक वो एक्सरसाइज कंप्लीट करना है मेरे बच्चों, और मजे से पढ़ाई करेंगे। मुझे लग रहा है आप बोर हो गए हो ना, लग तो रहा है ना, बोर हो गए हो ना। पढ़ना तो पड़ेगा, ये बिना पढ़े को ऐसे कैसे चलेगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर।